नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें फटाफट अंदाज में बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी सवाल भेजे तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर भेजें, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल भेजे जा रहे हैं उनमें कोई भी नाम नहीं रहता। ढेरों ऐसे सवाल है, इसलिए हम आपके सवालों को शामिल नहीं कर पाते हैं। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर भेजिए, फिर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सवालों के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। आज सवाल है सुरेश जी का कि क्या सोना 65,000 रुपये के नीचे आएगा क्या? माना मोदी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह की संभावनाएं बन रही है क्या? सुरेश जी के लिए क्या सलाह है? मेरे ख्याल से सोने में काफी अच्छी गिरावट हमने ऑलरेडी आती हुई देख चुके हैं। प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं। 69,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। बाई साइड की रणनीति गिरावट पे आपको करना चाहिए। एक दर्शक है संजू चांडक है, सोना इन्होंने हाजिर में खरीदा है गोल्ड ब्रिक। 75,000 रुपए के ऊपर की कॉस्टिंग है इनकी, 75,600 के आसपास की कॉस्टिंग बता रहे थे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि भाव गिर गए हैं तो इनकी दिक्कतें इनको होने लगी कि क्या होगा। इन्होंने तो काफ़ी ऊपर के भाव में ले लिया। अब क्या लग रहा है दिनेश जी, इनको क्या सलाह देंगे? इनकी हाजिर की खरीद है, उसमें हो सकता है 3% जीएसटी भी शामिल हो। 75,600 के आसपास की खरीद बता रहे थे। क्या करना चाहिए इनको? विश्व मोहन जी, एक कोई शब्द होता है जो कहते हैं फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली जो चीज होती है, वही एक ऐसे कार्य कराती है जो हमें टॉप पकड़ा देती है। कुछ उसी प्रकार की चीज। 75,000 एक तो हाईएस्ट रेट हुआ, क्योंकि 61 से ये रैली शुरू हुई और 74,000 पे रुकी। मतलब 20% की रैली होने के बाद में गोल्ड में रुकावट आनी एक स्वाभाविक स्वभाव था। मुझे लगता है 69,800, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, 69,800 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। नीचे में नीचे एक वर्स्ट केस सिनेरियो 68,500 हो सकता है। इससे नीचे हाल फिलहाल मुझे गोल्ड जाता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन अब जो जो फ्यूरियस मोमेंटम था, जो एक बड़ी तेजी वाला रुख था, वो कहीं ना कहीं ठहराव सा हो गया है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा इनको, लेकिन एक साथ एक सलाह ये भी है कि आप किसी भी इस तरह की तेज़ी में जल्दबाजी ना करें, दूसरों को फॉलो ना करें कि तेज़ी में मिस आउट वाली जो आपकी फीलिंग आ रही होगी, उस वजह से आप इस सबसे टॉप लेवल पे रिकॉर्ड के पास आप एंट्री कर लिए। अगले दर्शक हमारे साथ अंशुमन है। 10 साल में चांदी कैसी दिख रही है? 10 साल, हालांकि अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। 10 साल को लेकर कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं क्या मानव मोदी चांदी पर? मेरे ख्याल से जिस हिसाब की वोलेटिलिटी मार्केट में हम देख रहे हैं, 10 साल बहुत बड़ा अनुमान होता है। हम 3 महीने में साल भर के टारगेट हम आते हुए देख रहे हैं, तो इतना बड़ा अनुमान मेरे ख्याल से काफी ज्यादा चीजें उसमें वेरी करनी पड़ेगी। लेकिन 1 साल के हिसाब से अगर हम देखें, तो आज अगर हम 80,000 के पार खड़े हैं, तो 1 साल में हमारा टारगेट 1 लाख का है। हमारी इन हाउस रिपोर्ट है, तो उसको फॉलो बिल्कुल करके चल सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड के साथ साथ चांदी को भी आगे बढ़ना ही है। तो ये व्यू है चांदी को लेकर आपके लिए। एक और दर्शक है हमारे साथ हैं, शिल्पा है देहरादून से। गोल्ड बाई किया 71,100 पर, क्या भाव और नीचे आ जाएगा? क्या इनकी बाइंग है 71,100 पे, सही खरीदारी है क्या? दिनेश जी क्या सलाह देंगे इनको? विश्वमोहन जी, बाइंग तो एक उछले लेवल पर ही है, क्योंकि ये डाउन फेज में जब भी आता है 74,000 से 72,000 आता है, 71,000, हमें लगता है कि ये सस्ता हो रहा है, हमें इसको बाय करना चाहिए। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो उछले स्तर पर उसको निकलते रहता है। इंट्राडे की वोलेटिलिटी को ये दर्शाता है कि दोबारा न्यू हाई करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मेरे समझ से अगर ये आज के एक एक फ्लिप मारता है अपसाइड में 71,200, 71,150 के आसपास, तो इनकी जो बाइंग है वो उन्होंने एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट वीक में ये 70,000 का लेवल निश्चित तौर से तोड़ने की एक संभावना बन रही है। नेक्स्ट वीक फिर से 70,000 के नीचे भाव जा सकता है, इसलिए आपके भाव के आसपास अगर कहीं वहाँ पे रिकवरी दिखे तो निकल सकते हैं आप। अगले दर्शक है हमारे साथ, दिशांत चौधरी हैं, क्रूड ऑयल की रणनीति जानना चाह रहे थे। क्रूड में क्या करना चाहिए दिनेश जी? विश्वमन जी, क्रूड में जो जितनी भी सारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन होगी, उसके बावजूद भी क्रूड 7300 के ऊपर जाने का कोई मोड़ नजर नहीं आया मुझे। और डाउनसाइड की जो रैली थी 6550 से चलकर 7310-20 बनाई,
उसके बाद में अब ये डाउनसाइड करेक्टिव फेज इसका शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से क्रूड में अपसाइड ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब इसके डाउन का फेज शुरू हो गया है। इंट्राडे के लिहाज से अगर मैं कोई बात करूं तो 696570 अगर एक अपसाइड मूव आता है तो मुझे लगता है सेलिंग की ही रणनीति बनानी चाहिए। डाउन साइड में मुझे कम से कम ये 6680 के लेवल्स नजर आते हैं। 7040 का इसमें आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल ऑन रैलीज वाली रणनीति अब इसमें ज्यादा मुनाफा साबित हो सकती है। दिनेश जी, आपके एक फॉलोअर है, इनका नाम है नवनीत है, जीरापुर से। ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी में इंट्राडे में क्या करना चाहिए। डे ट्रेडर है, क्या करें चांदी में? थोड़ा सा मिडवे मूवमेंट है विश्व मोहन जी, अभी करने जैसा एक्सेप्ट कुछ भी नहीं है चांदी में हाल फिलहाल। मेरे हिसाब से एक बार 79,200 79,500 अगर कहीं नीचे आता है तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका, मतलब एक वैल्यू बाइंग वाली लेवल बन जाएगी। वहां पर चांदी खरीद करे, वहां से कम हमें दोबारा 7 से 8% की तेजी मिल सकती है। इस लेवल पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है गोल्ड अगर नीचे आएगा तो साथ साथ सिल्वर को भी थोड़ा सा नीचे लेकर आएगा। 7900 79,300 टू 500 ये बेस्ट रेंज है बाय करने के लिए, उसका इंतजार करें, निश्चित तौर से आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में हालांकि आज भी मजबूती, जो शुरुआती मजबूती है वो देखेंगे, वहां से कम थोड़ी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी तेजी का रुख यहाँ पर कायम है। मानव, क्या टॉपिक है आपकी? अगर शाम के सत्र के लिए कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या सलाह देंगे मेटल्स में? मेरे ख्याल से विश्वनाथन जी, दो कॉपर और जिंक पे एक फोकस करना चाहिए। एल्यूमिनियम में भी बहुत ज्यादा स्टेडीनेस है, काफी बढ़ गई है, लेकिन कॉपर जिंक में काफी अच्छी मोमेंटम हमें आती हुई दिख रहे हैं। कॉपर में अगर बात कर ले तो 845 के आसपास एक बार हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। 840 का स्टॉप और 855 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंक में भी 248 के लेवल से 246 का स्टॉप, 251 का टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें डॉलर इंडेक्स काफी अच्छा नीचे आया है, सप्लाई टाइटनेस अभी भी बरकरार है, तो थोड़े बहुत फैक्टर्स डेफिनेटली पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो अभी भी बनी हुई है। ये आपकी टॉपिक यहाँ पर जिंक है, 251 रुपए के लिए खरीदारी की, 251 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है। अगले दर्शक है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, बेस मेटल्स में टॉप ट्रेड पूछना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। आप कहां पर ट्रेड की सलाह देंगे दिनेश जी? जी बिल्कुल, जो मानव जी ने दो काउंटर कहे हैं वही बिल्कुल स्ट्रांग लग रहे हैं। और मेरे समझ से भी 845 845 के आसपास मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो मई का कॉन्ट्रैक्ट खरीदारी कर सकते हैं। दोबारा 854 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं और 841 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ के जिंक मुझे लगता है 248 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 254 के लेवल देख सकते हैं और 246 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर 252 के ऊपर अगर जिंक क्लोज कर पाता है तो मेरे हिसाब से इसमें 10 से 15 रुपए की और भी तेजी बन सकती है। तो दोनों ही काउंटर काफी स्ट्रांग है, हर घटे में बाय करना चाहिए। बेस मेटल्स को लेकर ये आप लोगों के लिए टॉप ट्रेड कॉपर और जिंक यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मानव मोदी के लेवल्स, एक बार उनके लेवल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉपर के लिए 855 और 251 का टारगेट है जिंक के लिए। और दिनेश जी का जो टारगेट है कॉपर के लिए, सर कॉपर का टारगेट आपने क्या दिया था? 854 854। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है, तो आपके लिए कोई तनाव नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति। एक दर्शक है, वो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऑप्शंस में कहाँ मौके हैं, क्रूड और नेचुरल गैस में किन स्ट्राइक्स पर नजर रखनी चाहिए। मानव, आप सलाह दें इनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर सिर्फ इंट्राडे स्पेसिफिक की बात करें तो नेशनल गैस में 180 का बाय कर सकते हैं, 8 रुपए पे चल रहा है। 6 का स्टॉप लगा के 12 का एक टारगेट हम देख सकते हैं। हमें एक्सपायरी के आसपास का भी ट्रेड मोमेंटम है, कल एक्सपायरी खत्म हुई है, पर ये कर सकते हैं। सिमिलरली क्रूड में भी इंट्राडे स्पेसिफिक 7,000 का कॉल अच्छा लग रहा है, लुक्रेटिव है। उसमें ऑलमोस्ट 150 का प्रीमियम चल रहा है करंटली। 120 का स्टॉप लगा के मेरे ख्याल से 210 के करीब का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक अच्छे ट्रेड बन सकते हैं ऑप्शंस के लिए। आप बताइए, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है दिनेश जी? विश्वमोहन जी, काफी डल काउंटर सा है मेरे हिसाब से, बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी। अगर नीचे में देखो तो 141 142 बनाता है, ऊपर में 158 60 बनाता है। एक रेंज सी इसमें एक्टिविटी चल रही है। 146 से 146 के आसपास के आता है तो बाय किया जा सकता है। 154 55 के इसमें टारगेट देके जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल 165 से ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, मुझे लगता है इसमें कोई ऐसा बड़ा मेजर मूव अभी हाल फिलहाल समझ नहीं आता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ है किशोर चौधरी हैं।
इनका सवाल है कॉटन में क्या फ्यूचर है 1 महीने के लिए? 1 महीने के लिए कॉटन कैसा दिख रहा है आपको? किशोर चौधरी जी को क्या सलाह देंगे? महाराष्ट्र से हैं दिनेश जी, आपसे सवाल था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विश्वमोहन जी, अगर इंटरनेशनल आइस कॉटन अगर हम देखते तो $78 से इसकी तेजी शुरू हुई थी, जो $103 गई थी। हालांकि वो 1 महीने में ही तेजी आई और उसके बाद में वो सारी तेजी गायब हो गई। मेजर एक स्पेकुलेटिव मूव था जिसने प्राइजेस को ड्राइव किया, उसके बाद में प्राइजेस बेस लेवल पर आ गई है। हालांकि इस लेवल से घटने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, लेकिन बढ़ने का भी स्कोप काफी कम है, क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल के हम प्रोडक्शन फिगर्स देखें तो 2.5 से 3% बढ़कर है, और जहां की कंजम्पशन जो है इक्वली बढ़कर है, तो डिमांड सप्लाई इंटैक्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी कोई तेजी वाली संभावना भी नजर आती है। हालांकि नेक्स्ट जो मंथ है, मई वाला मंथ, 15 मई के बाद में मौसम पर पूरा निर्धारित रहेगा। अगर मौसम काफी अनुकूल रहा तो मुझे लगता है तेजी की संभावना और भी कम। तो कॉटन को लेकर ये व्यू है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट में ही कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स की, जहां पर आज टर्मरिक में हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी तो नहीं थी, लेकिन कल 6% का ऊपरी सर्किट लगा था, और अगर देखें तो तेजी गायब हो गई थी बंद होते होते। 2% गिरकर बंद हुआ है। हल्दी का वायदा 19,150 पे 2% की गिरावट दिखी है। वहीं जीरा की बात करें तो यहाँ 2% की तेजी दिखी है, 22,700 के ऊपर बंद हुआ है, और धनिया 7,600 पे। जीरे में क्या करना चाहिए? इस तेजी पे भरोसा करे क्या सोमानी जी? विशमोहन जी, बहुत ज्यादा ऐसी कोई तेजी वाली बात समझ नहीं आती। हाल फिलहाल जो अराइवल्स है, जो पहले 60,000 70,000 बोरी आ रही थी, वो आज अराइवल्स कुछ घट गई है, 20-22 हजार बोरी की अराइवल्स रह गई है। और इसी के चलते में ऐसा लगा कि एक बार शायद शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है। तो 21,400 जो नीचे चला गया था जीरे का वायदा, वो दोबारा मुझे लगता है 23,200 के आसपास जा सकता है। लेकिन तेजी वाली ऐसी कोई बात इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि ना ही इन भाव में कोई स्टॉकिस्ट आ रहा है, ना ही कोई हेजर आ रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट जून के बाद में अगर कहीं चाइना की क्रॉप अच्छी आ जाती है तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट भी कुछ हद तक रुक जाएगा। तो हाल फिलहाल जीरे में ऐसी कोई तेजी की बड़ी संभावना नजर नहीं आ जाती है। 23,200 के आसपास दोबारा मेरे हिसाब से एक बार बिकवाली का ही रुख बनेगा। धनिया में क्या करें सर? धनिया दायरे में दिख रही है, हालांकि आज मामूली तेजी है, 7,600 के आसपास पहुंच चुका है धीरे धीरे, लेकिन क्या धनिया वैल्यू वाई है क्या? धनिया वैल्यू बाइंग निश्चित तौर से इसलिए भी होना चाहिए सर। 7700 7,700 के स्पॉट रेट से उसके सामने 7580 का फ्यूचर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन इसमें एक मूव आना बहुत जरूरी है। 7400 का बेस लाइन सपोर्ट आप एनुअल भी मान सकते हो, इससे नीचे में तो जाने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं है। अपसाइड मुझे लगता है कि 8,050 के ऊपर अगर ये जाता है तो इसमें बड़ी तेजी का रुख बन सकता है। हाल फिलहाल अगर मैं कहूँ तो 7550 और 7850, ये दायरा, ये रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ लगता है। ओके, तो ये व्यू है आपका धनिया को लेकर। लेकिन अब हल्दी पे बताइए सर, हल्दी कैसी दिख रही है? हल्दी आज हालांकि 2% टूटी जरूर है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो काफी मजबूती दिखा रही है हल्दी। आगे किस तरह की चाल रहेगी? क्या 19,000 के आसपास का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पर खरीदारी बनती है, या और नीचे का वेट करें? विश्वमोहन जी, 16,000 से निरंतर इसमें कंटिन्यूस तेजी आई है, जो 20,200 के आसपास का लेवल आज इसने देखा है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 25% की इसमें इमीडिएट तेजी आई है। उसके बाद एक मुनाफा वसूली का फेज एक सामान्य तौर पे आता ही है, जो कि आया है। 19,170 मेरे हिसाब से हाई बनाया, सॉरी 20,170 का इसने हाई बनाया है, और वहां से करेक्टिव फेज आया। मुझे लगता है कि 18,500 18,700 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। वहां पर दोबारा खरीदारी का रुख बन सकता है। मैं अगर अराइवल्स की बात करूं तो निजामाबाद मंडी में बड़े मुश्किल से 2,000-2,500 बोरी की अराइवल्स आ रही है, और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, पाउडर प्लांटों की डिमांड अच्छी है, और पीछे बहुत ज्यादा अभी सप्लाईज का जोन मुझे नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें तेजी का रुख बरकरार रह सकता है, और आने वाले समय में हमें 21,400 21,500 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो ये व्यू है आपका हल्दी को लेकर। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। यहाँ पर भी शानदार तेजी आज दिखी है, 11,225 के करीब जाकर बंद हुआ है। करीब 2.5% की मजबूती आज ग्वारगम में, और ग्वार सीड की अगर बात करें तो 2.25% की तेजी यहाँ भी। 5,600 के लेवल पे ग्वार सीड का वायदा बंद हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा है, एग्री एक्सपर्ट है बीकानेर से। पुखराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, आज की तेजी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, और इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं पुखराज जी? आज से ये ग्वार चला 5600 रुपए आज इसने क्रॉस किया। फसल है वो तो आके बिक चुकी,
अभी जो मिलों की डिमांड है, जो 27-28 हजार बोरी पर डे चाहिए, वो दोनों से स्टॉक से और जो किसानों के पास जमा माल पड़ा उसमें से उसकी पूर्ति हो रही है। तो ये जैसे जैसे पूर्ति में कमी आती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसके भाव बढ़े हैं। और अभी तक जैसा हम देख रहे हैं कि 5-6 हजार बोरी की अराइवल आ रही है और 28 हजार बोरी की डिमांड है, तो निश्चित ही स्टॉक में से माल निकल रहा है। और स्टॉक में से भी बिकवाल वही लोग हैं कि पिछले दिनों जैसे आईएमडी और स्काईमेट ने सामान्य से अच्छे मौसम की घोषणा की थी, तो देखते हैं 25-30%, 40% वो स्टॉक कम कर लेते हैं, ताकि यदि आगे मंदी रहे तो और लेने को हो जाए, नहीं तो ये माल पड़ा रहेगा उनके पास में। तो इस करके ये तेजी आई है। और यदि सप्लाई इसी तरह की रही मिस्टर मोहन जी, तो बाजार और आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो गम का निर्यात है वो 28 से 30 हजार टन मंथली ठीक जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है मिस्टर मोहन जी। है और अराइवल्स का की भी अब चिंता है नहीं, वो भी थिन अराइवल्स। तो क्या लग रहा है, आप बोल रहे हैं कि दाम बढ़ जाएंगे, तो आपका अनुमान क्या कह रहा है, किस तरह के भाव आगे देखने को मिलेंगे? अगर भाव एग्जैक्ट भाव नहीं तो कम से कम परसेंटेज टर्म में बता दीजिए, 5-10% की तेजी, कितनी तेजी आपको यहाँ से दिख रही है सर? देखिए 5-7% की तेजी आना तो बहुत जल्दी संभव है, पर वायदा बाजार ने जिस तरह का बिहेव किया है पिछले लंबे समय तक, उससे ये नहीं कहा जा सकता प्रॉपरली कि एकदम तेजी आ ही जाएगी या नहीं आएगी। आपने देखा होगा पिछले पूरे साल में, जब हमारे यहाँ 50 दिन 51 दिन तक लगातार फसल के समय सूखा पड़ा तो बाजार घटा था, और जैसे ही आईएमडी ने स्काईमेट ने मानसून अच्छा बताया, उसके बाद में ये बाजार से बढ़ा। तो बाजार का बिहेव इस तरह का है कि इसके अंदर कोई भी बात कहने से रियल में आपको संकोच ही करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को संकोच ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाजार बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ में हम तेजी बोलते जाएं, बाजार घट रहा है तो उसके साथ साथ मंदी बोलते जाएं। पर हाँ, जो पैटर्न अभी चल रहा है, जिस तरह की सप्लाई है, उस तरह से बाजार बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ेगा, कहाँ जाके रुकेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे साल जिस तरह का इसका फंडामेंटल के साथ लगाव नहीं रहा, वैसा ही लगभग अभी भी चल रहा है विश्व मोहन जी। नहीं तो अभी इसके भाव तो 6000 के आसपास होते। पुखराज जी, एक और सवाल होगा, एक मॉनसून से काफी कोरिलेशन है इसका, और मॉनसून इस बार सामान्य से काफी ज्यादा है, तो आपको लग रहा है जब मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद कुछ यहाँ पर दबाव फिर से बनेगा? देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करेगा, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और समय से बरसात पड़ती है, तब तो देखिए बाजार अपने आप मंदा हो जाएगा। अगर जैसा कि लेट बरसात होती है तो फिर वो बिजाई का समय है, वो ग्वार के लिए बचता है, मोठ और बाजरा के लिए नहीं बचता है। तो उस समय को देखना पड़ेगा, अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी विश्वमोहन जी। पुखराज जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि ग्राउंड की स्थिति आपको लग रहा है जो अभी फंडामेंटल्स है, जो चीजें, जो ट्रिगर पॉइंट है, वो ग्वार के लिए काफी सपोर्टिव है। हालांकि वायदा में काफी समय तक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की एक्टिविटीज दिख रही है, थोड़ी खरीदारी दिख रही है, पहले के रेंज से वापस निकलकर अब ऊपर की तरफ वापस से 11,200 के ऊपर अब जा चुका है ग्वार गम, और 5600 के आसपास ग्वार सीड आ चुका है। अब टेक्निकली आपको कैसा दिख रहा है ग्वार का मार्केट यहाँ से, दिनेश जी? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, निचला स्तर कर देखते हैं तो 5050 से ये बढ़कर 5630-35 के लेवल बनाए, 600 रुपए की रिकवरी आई है। मतलब निश्चित तौर से इसमें कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव देखने मिल सकता है। मेरी समझ से 5580 5575 के आसपास का ग्वारसीड एक बार अच्छा खरीदारी का अवसर रहेगा। 5850 के लेवल्स हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं। इसका मोमेंटम काफी फास्ट है और सारे इंडिकेटर्स इसमें पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए हैं, और नॉर्मली मॉनसून के पहले पहले इसमें 15 से 20% की तेजी मंदी होती है। तो मुझे लगता है ये सही अवसर है, सही समय गया है। वार में जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स थे, मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अपना प्रॉफिट इसमें जल्दी जल्दी ले सके। वार को लेकर आपने ये सुन लिया, लेकिन एक खबर और है हीट वेव को लेकर। हालांकि आईएमडी के साइंटिस्ट जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी उनका मैसेज आया है, वो कोई मीटिंग है जिस वजह से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने जो ये हमें कुछ डिटेल्स दिए हैं, वो डिटेल्स मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। आईएमडी ने कहा है कि ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में फिर से एक बार हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, और ये हीट वेव की शुरुआत होगी 27 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक। और ये 3 जिले जहां पर हीट वेव की संभावना है वो है
ठाणे, रायगढ़ और मुंबई। इससे पहले 15-16 अप्रैल के आसपास भी इस तरह की हीट वेव थे और कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर थे। करजत में तो 45 डिग्री से ज़्यादा के भी टेम्परेचर चले गए थे। तो ये नया अलर्ट है। और सिर्फ ये मुंबई के आसपास के इलाके ही नहीं, महाराष्ट्र के भी कुछ और डिस्ट्रिक्ट है, आसपास के भी इलाके हैं, गोवा और कोंकण का जो बेल्ट है वहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अगले 2 से 3 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये सब इलाके ऐसे हैं जहां अगले 5 दिनों में काफ़ी तेज़ी से पारा चढ़ने वाला है। यहाँ पर भी मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। तो हीट वेव को लेकर देश के अलग अलग इलाके, अलग अलग जिले में लगातार मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक है, इनका सवाल मेटल पर है। ये जानना चाह रहे हैं कि मेटल में शाम के लिए क्या बेस्ट पिक होगा। हालांकि इन्होंने बताया कॉपर जिंक। एक बार फिर से मानव मोदी आप बता दीजिए क्या करना चाहिए इनको। इन्होंने नाम नहीं भेजा है, फिर भी बता दीजिए क्या है मेटल में टॉपिक क्या होगी शाम के लिए। जी मेरे ख्याल से कॉपर और जिंक पे फोकस होना चाहिए। कॉपर 845 के आसपास अगर मिले तो बाय करके चलते हैं। 855 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली जिंक में भी 248 के आसपास अगर मिले तो हमें बाय करके चलना चाहिए। 251 का टारगेट और 246 का स्टॉप रख के चलना चाहिए उसमें। ओके, अगले दर्शक है संजय मीना है, क्रूड ऑयल पर रणनीति जानना चाह रहे हैं। दिनेश जी क्या सलाह देंगे संजय जी को क्रूड पर। मेरी समझ से 696570 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 6880 नष्टा स्तर मुझे नजर आता है और 6720 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 7020 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह है। 6880 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बेचने की सलाह है। 7020 का स्टॉप लॉस भी इस ट्रेड में आपको लगा लेना है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, पोजिशनल ट्रेड जानना चाह रहे हैं नेचुरल गैस में कि नेचुरल गैस यहाँ से कैसा दिख रहा है। नवनीत है क्या। दिनेश जी पोजिशनली आपको नेचुरल गैस में कोई कॉल है क्या। अरे 165 से ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो पोजिशनल 220 तक की संभावना लगती है। अनलेस एंड अनटिल ये 165 से ऊपर क्लोज होता है, इसमें कोई ट्रेड की बड़ी संभावना नजर नहीं आती है। पोजिशनल ट्रेड कोई बनता नहीं है अभी। हालांकि 140-42 के आसपास आप बाय कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा मूव मिले या नहीं मिले ये एक रहस्य है। 165 क्लोजिंग बेसिस पर ये एक्टिव होना ज्यादा मुनासिब लगता है मुझे। तो ये इसका टाइम फ्रेम क्या होगा सर। पोजिशनल जो कॉल दे रहे हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या मई के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है ना। इसमें जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये नॉर्मली 15 से 20 रुपए प्रीमियम पे होता है और मुझे लगता है इस बार जो है अभी भी 22 रुपए प्रीमियम पर चल रहा है। तो इफ यू आर अ बायर, एवरी टाइम आपको 20 से 22 रुपए की इसमें रोल ओवर कॉस्टिंग लगती है, जो कि आपकी बाइंग की कॉस्ट और भी और बढ़ाते रहती है। तो अनलेस एंड अनटिल ये जो दो स्प्रेड है ये जब तक कम नहीं होता है, इसमें तेजी की संभावना वैसे भी कम नजर आती है। ओके, शुक्रिया दिनेश जी आपका और साथ ही मानव मोदी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सभी सवालों के आपने जवाब दिया। हालांकि कुछ सवाल रह गए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले दिन इसी वक्त पर 5:30 PM वाले शो में कमोडिटी फटाफट में आपके सभी सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।